मंडे नाइट रॉ में हम लोगों ने देखा था कि जो डैन हाउसन है उन्होंने स्पीड को श्रापित करा था, उनको बोला था कि यू आर कर्स्ड, और इसके जो अब नतीजे हैं, जो इसके रुझान है, जो इसके ट्रेंड है, वो आने शुरू हो चुके हैं। तो ये जो स्पीड है वो अपनी स्ट्रीम में ही थे, हमेशा लाइव ही रहता है, आपको पता है, 24 घंटे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनकी फ्लाइट डिले हो चुकी है, इनकी जो स्ट्रीम है वो भी डिले हो गई है। कहते हैं आई हैड अ बैड डे टुडे, ऐसा करके उन्होंने बोला। और ये हुआ उसके बाद से जब डैन हाउसन ने ये जो अपनी जो गलत नज़रें हैं, जो गंदी नज़र है, नज़र लगा दी कहना चाहिए हिंदी में, अगर इसे बिल्कुल अपनी टिपिकल हिंदी में बोलें, तो वो नज़र लगने के बाद स्पीड के भी जो हालात हैं वो ख़राब हो गए हैं। और स्पीड कह रहे हैं कि पता नहीं अब मेरा क्या होने वाला है। तो ये स्टोरी WWE वहाँ से जो उन्होंने शुरू करी थी उसको वो प्ले कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। और मुझे ये सोच के ये रियलाइज़ हुआ कि भाई इसकी तो क्या ही पोटेंशियल है। सोचो स्पीड की कितनी सारी क्लिप्स ट्विटर पे आप रैंडम देखना, ऐसी कोई क्लिप होगी स्पीड की, उस पर 70,000 80,000 लाइक्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। उसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पीड की पूरी दुनिया ही उनकी लाइव स्ट्रीम के अराउंड घूमती है। तो अब डैन हाउसन ने उन पे नज़र लगा दी है। तो भाई सोचो अब अपनी उन क्लिप्स में, अपनी उन स्ट्रीम में अगर WWE स्पीड को बोले तो क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं, जो कि WWE के लिए एक बहुत बड़ा शाउट आउट होने वाला है। और वैसे भी अगर वो रेसलमेनिया में compete कर रहे हैं तो फिर वो तो वही है कि उनको अपना पूरा दिल दिमाग टाइम इसी तरफ देना पड़ेगा। और इससे फिर WWE को वो जो एक रीच चाहिए बड़ी ऑडियंस तक, स्पीड की ऑडियंस के थ्रू, वो भी मिल जाएगी। तो देखते हैं और क्या क्या गलत चीज़ें होती है स्पीड के साथ, क्योंकि स्पीड के साथ जब सब कुछ सही होता है तभी बहुत अतरंगी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब अगर कुछ किसी ने नज़र लगा दी उनके ऊपर, तो यहाँ पे अब उल्टी पुल्टी हरकतें करने की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और भाई रोमन रेंस को पकड़ लिया गया बाहर, पकड़ लिया गया मतलब ऐसे लिटरली पकड़ नहीं लिया गया, अपना शायद लंच करके रोमन रेंस बाहर आते हैं एक बिल्डिंग से, और वहाँ पे उनका एक स्ट्रीट इंटरव्यू हो गया शॉर्ट सा। और भाई इसमें रोमन रेंस ने क्या क्या बातें बोली, कितना कुछ सीखने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले उनसे पूछा कि भैया रेसलमेनिया का टाइम अब आ गया है, डाइट तुम्हारा रिजीम कैसा है। रोमन रेंस ने सीधा बोला इट सक्स। और भाई ये सोचो कि रोमन रेंज जैसा बंदा जिसके पास सारी इस समय लग्जरी है, उसे जो करना है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो स्टिल बोल रहा है कि इट सक्स। लेकिन अपने काम के लिए, अपनी अपनी खुद की बॉडी के लिए बंदा खुद इतना सीरियस है कि वो कहता है देखो मेरी अभी भी मील प्रेप चल रही है, कोई चीट मील नहीं होती मेरी, 45 मिनट में कार्डियो करता हूँ, 1 से 2 घंटा मैं जो है वेट ट्रेनिंग करता हूँ। और चीट मील की बात उन्होंने बोली कि देखो अभी जो मैं खा के भी निकल के आ रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही चीट किया है, ये जो मेरा प्लान है उसके हिसाब से नहीं था, तो इसको मैं चीट मील बोलता हूँ। तो सोचो रोमन रेंस के लेवल पे अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो आपको अपने खुद के लेवल पे भी, अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे कितना ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये रोमन रेंस बोल रहे हैं तो भाई उनका तो रेसलमेनिया में मैच है, इसीलिए रोमन रेंस का ईयर अराउंड कुछ रूटीन ऐसा ही रहता है। और भाई सबसे इंस्पिरेशन वाली बात तो रोमन रेंस में ये है कि वो बंदा स्टिल कैंसर से सफ़र कर रहा है, मतलब वो हमेशा रिमिशन में जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपकी बॉडी से पूरी तरीके से गायब हो गया। लेकिन क्या रोमन रेंस को देख के कभी ऐसा लगता है? नो मैटर आप कितना ही बोल लो उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन अच्छे खासे बंदों के ऐसे में धागे खुल जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स वाली सिचुएशन के ऊपर भी कमेंट किया। कल परसों वाली वीडियो में आपको बताया था, नहीं 3-4 दिन हो गए वैसे ऐसे बताया हुआ है, कि कोडी रोड्स ने बोला था कि स्ट्रीट फाइटर के सेट पे भी बहुत ऑकवर्ड सा मूवमेंट था जब हम दोनों साथ में थे, तो वहाँ पे लोगों को लगा था कि हम लड़ जाएंगे। रोमन रेंस ने इसका जवाब दिया, कहते हैं भाई रूमर मैंने ये सुना है कि कोडी रोड्स ने खुद रिक्वेस्ट किया था कि यार हम ऐसे आमने सामने नहीं आने चाहिए, क्योंकि मेरे सामने आते ही वो नर्वस हो जाता है, ट्राइबल चीफ के सामने आते ही कोडी रोड्स नर्वस हो जाता है, और उसे समझ नहीं आता कि अब उसे करना क्या चाहिए। भाई ये तो बहुत ही घनी बेइज्जती हो गई कोडी रोड्स की, जो रोमन रेंस ने बोला। अब आई हाईली डाउट कि ये बात सही है पूरी तरीके से, नहीं, क्योंकि भाई रोमन रेंस जो अपना कैरेक्टर में है वो नीचा दिखाने के लिए बात तो बोलेगा ही। लेकिन बहुत ज़्यादा फनी था कि रोमन रेंस ने ये बोला कि जैसे ही वो ट्राइबल चीफ को देखता है वो नर्वस हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने सीएम पंक वाले मैच की भी बात करी। उन्होंने बोला कि देखो मेरे जैसा एथलीट नहीं है सीएम पंक, लेकिन वो एक अच्छा कंपेटिटर है, और एक कमी है जो कि मतलब रोमन रेंस ने खुद एडमिट करी यहाँ पे, शायद जिसकी वजह से वो मैच हार भी सकते हैं। उन्होंने बोला कि देखो अगर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ तो फिर गड़बड़ हो जाती है, और सीएम पंक इस काम में माहिर है, वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने सामने वाले बंदों से गलतियां करवाता है। तो भाई इस हिसाब से फिर सीएम पंक से बच के रहने की भी ज़रूरत है। तो ये कुछ उन्होंने कमेंट किया सीएम पंक के बारे में भी। बाकी यार देखो कहने वाली बात यही है कि हमें किसी भी कैरेक्टर को आइडलाइज नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा हमको चीज़ें उठानी चाहिए। क्योंकि ये वही बात है कि आपकी, अगर आपने किसी एक बंदे को पिक कर लिया, उसी को सब कुछ मान लिया, उसी की भक्ति कर ली, तो भाई उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं
उसमें गलत चीज़ें भी होती हैं। इट्स लाइक कि आप एक गाड़ी चला रहे हो जो कि पूरी ऑटोमेटिक है, तो जब तक वो सही चल रही है तब तक सही चलेगी, जब एक गलती हो गई भाई तो आप उसके बाद ठुक जाओगे। तो मैनुअली अगर आप कैरेक्टर की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स को पिक करते हो तो आप उसे अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हो। और ऐसी रोमन रेंस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बार को उनकी स्टोरी लाइन, उनके डब्ल्यू कैरेक्टर को साइड में रख के देखो, रियल लाइफ में भी कितनी सारी चीज़ें हैं उस बंदे के अंदर। फिर बाकी जिमी फैलन वाले शो के ऊपर भी वो आए थे और यहाँ पे उन्होंने सीएम पंक की और बेइज्जती करी, जैसी कोडी रोड्स की बेइज्जती अभी करी थी उन्होंने, मतलब थोड़ी देर पहले। फिर जिमी फैलन शो पे आके वो बोलते हैं कि सीएम पंक अभी, वो पूछते हैं पहले क्या टाइम हो रहा होगा इस समय, तो उन्होंने बोला भाई अब तो मिडनाइट हो गई होगी। तो वो कह रहे हो कि भाई अब तक तो सीएम पंक सो चुका होगा, ओल्ड एज हो चुका है ना बंदा, इस समय तक तो जागा नहीं होगा। और वो कहते हैं कि अभी पंक अगर देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि यार रोमन रेंज वहाँ पे क्यों है, मैं घर पे क्यों बैठा हूँ। कहते हैं बिकॉज आई एम द बिगर स्टार, मैं तेरे से बड़ा बंदा हूँ, ऐसे करके उन्होंने बोला। और बहुत ही मस्त इस वाले शो की वाइब भी होती है। जिमी फैलन एक बहुत ही पॉपुलर बंदा है अमेरिका का, और मतलब ये ऐसा है कि जैसे इंडिया में कपिल शर्मा शो है ना, उस लेवल का, कि जिसको भी अपने बड़ा बड़ा कुछ प्रमोशन करने के लिए जाना होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए, तो वहीं पे जाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा इसका स्टैंडर्ड ऊपर है, आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी ये जो सारे शोज़ हैं ये बाहर की चीज़ों से ही इंस्पायर्ड होते हैं। अब स्टैंडर्ड किस वे में बड़ा है वो आगे जाके कभी किसी और वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बात कर लेंगे, अगर ये अपने सब्जेक्ट की बात होगी। तो ये रोमन रेंस ने कमेंट किया सीएम पंक के बारे में भी और कोडी रोड्स के बारे में भी। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष आप क्या निकालते हो वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट एक ट्वीट की तरफ हम नज़र मार लेते हैं, और भाई यहाँ पे बिल्कुल एंटी सीएम पंक वाला ट्वीट है, और मुझे ऐसे पता नहीं कितने सारे ट्वीट्स दिख गए हैं। कुछ वो वाले फैंस हैं या तो एडब्ल्यू वाले, जिनको अब तक के बाद हजम नहीं होती कि ये सीएम पंक हमारी कंपनी से छोड़ के डब्ल्यू में कैसे चला गया। भाई डब्ल्यू के फैंस तो कम टॉक्सिक है, कभी एडब्ल्यू फैंस की तरफ देख लेना। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि दे कांट ब्रिंग अप लैरी की बात नहीं हो सकती, कोल्ड कबाना के पॉडकास्ट की बात नहीं हो सकती। ये आपको पता ही होगा पूरी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी, जो सू कर दिया था डब्ल्यू ने सीएम पंक को, जो इतने सालों का कोर्ट केस चला था। एडब्ल्यू का नाम नहीं ला सकते, विंस मैकमैन का नाम नहीं ला सकते, और लास्ट वाली लाइन तो बिल्कुल ही अननेसेसरी है, तो बहुत ही बकवास बात लिखी है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कैसे सीएम पंक अपने बारे में कुछ भी पर्सनल नहीं सुन सकता, लेकिन ये सब कुछ अगर तुम्हें रोमन रेंस के फादर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बोलना हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ये बोल के ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये है सीएम पंक, ऐसे करके तुम किसी फ्यूड को बनाते हो, ये वही है कि तो बहुत ही बकवास सी बात है। और ऐसी बात मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझने की ज़रूरत है एक स्टोरी लाइन में, और कब लाइन क्रॉस होके आप किसी एक रियल इंसान को, जो कि एक वो भी एक ह्यूमन है, उसकी लाइन क्रॉस करके आप उसके बारे में बकवास बातें बोलने लगते हो। तो ये सारी चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए स्टोरी में कि क्या दोनों ने एक स्टोरी लाइन में अच्छी ब्रॉल करके दोनों का मुंह फोड़ा या फिर नहीं। वाह क्या है हम डब्ल्यू फैंस, ऐसे में हमको जो है फ़न मिलता है। नेटफ्लिक्स ने ना अपने यूएस में जो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं उनको बढ़ा दिया है। अभी जो पहले $8 के आसपास का था, अब वो $9 का हो चुका है। जो $18 का प्लान था वो $19 का प्लान हो चुका है, और जो $25 का प्लान था वो अब $27 का प्लान हो चुका है। और उसके बाद वहाँ पे लोग, मतलब वही ये घटा, अगर इसकी सिर्फ हेडलाइन ये होती ना कि नेटफ्लिक्स ने अपने प्राइसेस हाई कर दिए, और उसके बाद नीचे लिखा होता कि प्राइस 26 से 24 हो गए हैं, तो भी लोग बिना देखे कमेंट में लिख रहे थे कि भैया मैं अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल कर दूंगा। वो वाला टाइम किसी को याद है जब डब्ल्यू नेटवर्क हुआ करता था, और उस टाइम पे जैसे ही कोई एक पीएलई बकवास होता था, लोग अपने ट्वीट्स डालने शुरू कर देते थे कि मैंने अपना जो डब्ल्यू नेटवर्क है उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया है। तो अब एक नया डब्ल्यू फैंस को और एक चीज़ अपना बोलने का मौका मिला कि हम अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन इतना ज़्यादा डब्ल्यू के लिए चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि डब्ल्यू को खुद भी पता है कि जिसको देखना है उसको देखना ही है। भाई यार गुंथर के बारे में मुझे आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं, और मुझे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जैसे मेरी गलती होगी कि रेसलमेनिया में गुंथर बुक नहीं हो रहा। भाई वो तो सभी का इस समय सिरदर्द है कि क्या डब्ल्यू ने किया है गुंथर के साथ। पिछला पूरा 1 साल ऐसा बुक करने के बाद डब्ल्यू को पता ही नहीं है कि अब रेसलमेनिया में उनके साथ क्या करना है। लेकिन अब रेसल वोर्ड्स की रिपोर्ट आई है गुंथर के बारे में, और उन्होंने बोला है कि गुंथर इज रिपोर्टेडली एक्सपेक्टेड टू हैव a substantial role at WrestleMania डिस्पाइट रीसेंट एब्सेंस। मतलब कि एक मतलब रोल तो अच्छा खासा डब्ल्यू कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है गुंथर के लिए, लेकिन अभी इस पॉइंट पे वो चीज़ सिर्फ बाहर नहीं आई है। पता नहीं वो क्या है। मुझे लगता है डब्ल्यू जिस तरीके की है, इनको दिमाग नहीं लगाना भाई, इनको सिंपल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ओपन चैलेंज कर देते हैं। तो ओपन चैलेंज ये कर देंगे तो आई थिंक फिर डब्ल्यू किसी तरीके से बचा सकती है चीज़ों को, क्योंकि स्टोरी लाइन बनाने का तो यहाँ पे भी इनके पास टाइम बचा नहीं है। अब तुम बोल देना कि रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो गया इसीलिए ये नहीं मिला, मैं तो कह रहा हूँ रे मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर ये कोई मैच भी नहीं है रेसलमेनिया के लिए। एंड नो डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे रे मिस्टीरियो के लिए, क्योंकि भाई वो बंदा लेजेंडरी है,
लेकिन वो मैटर नहीं करता। उस करंट पॉइंट पे उस पिछले 5-6 महीनों में उस सुपरस्टार के साथ क्या हुआ है वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ बिलोंग करता है, लोअर कार्ड में, मिड कार्ड में या फिर मेन इवेंट सीन में। आई होप इतनी छोटी सी चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। बियांका बेलेयर के बारे में भी बात कर लेते, बहुत टाइम से वो गायब हैं इन रिंग एक्शन से। तो भैया अभी उनके बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है कि उन्होंने लाइट ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी सुपरस्टार के इन रिंग कमबैक के लिए। लेकिन आई थिंक इतना तो श्योर है कि बियांका बेलेयर इस साल की जो रेसलमेनिया है उसको मिस कर रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है बियांका बेलेयर के बारे में। अब बात करते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन के शो के बारे में, और ये मैं अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है उसके अर्ली प्लान्स आए हैं, और 18 जुलाई को डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार इसको मैडिसन स्क्वायर गार्डन से करवाने वाली है। और ये फैनेटिक्स फेस्ट जो इनका है उसी सेम वीकेंड में होने वाला है, जिसका मतलब कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इसको बहुत ही बड़े स्केल पे करने वाली है। मतलब कि अब तक का सबसे बड़ा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वाला शो होगा 18 जुलाई को मैडिसन स्क्वायर गार्डन से। अब आप वो जॉन सीना वाले शो को एक्सेप्शन मानना जो उनका फाइनल मैच था, वो तो अलग ही चीज़ है, उसको तो हम कंपटीशन में रख ही नहीं सकते किसी से। लेकिन उसके अलावा एसएनएमई अगर मैडिसन स्क्वायर गार्डन से डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है, जहाँ पे भाई वो लाइव इवेंट को भी इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तब सोचो अगर एसएनएमई शो हो रहा है वहाँ पे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर किस तरीके से जाएगी। तो अभी तो खैर बहुत टाइम की बात है, तो रेसलमेनिया के बाद की बात हो गई। एक बहुत ही वियर्ड स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, और ये बताएगा कि कैसे कुछ लोग पागल हैं बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। तो भैया एक स्कूल की बात है, एक प्री स्कूल की बात है। वहाँ की जो डायरेक्टर थी उसने कर दी घपलेबाजी, और छोटी मोटी घपलेबाजी भी नहीं करी उसने। उसने ऑलमोस्ट 3 मिलियन की घपलेबाजी करी पैसों की, और उसने उस पैसे से जो उस पैसे में से जो एक अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट, वो इन्वेस्ट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के मज़े मारने के लिए। मतलब 350 के डॉलर्स उसने स्पेंड किए डब्ल्यूडब्ल्यूई की वीआईपी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। आप समझो उसमें टिकट्स हो सकती है, उसमें वो सारी चीज़ें जो मैंने कल भी वीडियो में बताई थी, कैसा पास्ता वास्ता बना सकते हो, पता नहीं जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पैकेजेस निकलते हैं। लेकिन अब इस महिला का भांडाफोड़ हुआ है, और इसके ऊपर जो है बहुत अच्छी तरीके से लीगल चीज़ें चल रही है। तो सोचो इसको जो है पैसों का घपला करके क्या ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का दीवानापन है कि इसने जो है वो सारे पैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की मौज मस्ती मनाने के लिए निकाल दिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर जो एक केस चल रहा है वहाँ पे कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई फ़ैन ही जज निकल गया, तो क्या वो इस वाले केस को माफ़ कर देगा? अब समझ में आया मैं जोक्स क्यों नहीं क्रैक करता अपनी वीडियोज़ में। ब्रॉक लेसनर और कंट्रोवर्सी, ये कुछ ना कुछ टाइम बाद सेम सेंटेंस में फिट हो ही जाते हैं। अभी मंडे नाइट रॉ में वो वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे ब्रॉक लेसनर ने जाते जाते भी ओबा फेमी को बोला था यू एंड दैट लकी बॉय। भाई वो मेरे को इतनी सिंपल सी चीज़ लगी, पता ये चला कि उसकी तो पूरी एक कंट्रोवर्सी बन गई है। कंट्रोवर्सी ये है कि एक रेसिस्ट रिमार्क था जो कि ओबा फेमी के लिए ब्रॉक लेसनर ने पास किया है। तो मैं समझा भाई इसमें क्या रेसिस्ट था, क्योंकि भाई हम तो इस चीज़ से ज़्यादा फेमिलियर है नहीं। तो पता ये चला ये जो बॉय वाली टर्म है इसको रेसिज्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे अगर मान लो कोई मेरी एज का लड़का है, मतलब मेरे से बड़ा भी है, अगर मैं उसको बॉय जाके बोल दूँ तो वो उसको नीचा दिखाना होगा। और पुराने टाइम में जब रेसिज्म होता था तो ये बॉय वर्ड का ही यूज़ करके दूसरों को डिमीन किया जाता था, दूसरों को नीचे दिखाया जाता था, ब्लैक लोगों को नीचे दिखाया जाता था। तो उन्होंने यू एंड दैट लकी बॉय बोल दिया, तो इसकी वजह से लोग बोल रहे भाई ये ब्रॉक लेसनर कभी नहीं सुधर सकता, ये बंदा ख़राब है, ये बंदा रेसिस्ट ही रहेगा। अब इतनी सी बात लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि भाई एक तरफ वो बंदा ओबा फेमी के साथ फ्यूड कर रहा है, एक तरफ वो बंदा ये बोल रहा है कि मेरी छाती पे पैर रख भाई, ये सेगमेंट और कूल लगेगा, और दूसरी तरफ लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक रेसिस्ट रिमार्क था जो कि ओबा फेमी के लिए उन्होंने पास किया है। अब लोग वही है, इतनी सिंपल सी बात भी लोग नहीं समझ रहे, लिटरली इस पे पूरी कंट्रोवर्सी बना रहे हैं कि ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिलोंग नहीं करना चाहिए। कई बार आपको पता है मैं ऐसी बातें इसलिए बता जाता हूँ कि मुझे पता होता है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन किसी को नहीं भी पता, तो एटलीस्ट उन्हें ये पता चल जाए कि ऐसे तो कभी नहीं करना भाई। देखो कल होने वाला है स्मैकडाउन का एपिसोड, और कल कोडी रोड्स आपको शो पर दिखेंगे, कल रैंडी ओर्टन भी शो पर दिखेंगे, और लेट्स सी क्या वो किसी के ऊपर हमला वगैरह भी करते हैं फिर नहीं। बाकी जेली रोल वर्सेस किट विल्सन का मैच होने वाला है, और हमें एक बड़ी अपडेट मिलने वाली है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू के मैच के ऊपर। क्या इनका मैच, क्योंकि अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन में करने वाली थी लेकिन वो मैच हुआ नहीं है। और गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट आई है इस मैच के बारे में ही, और सोर्सेस का कहना ये है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू का मैच होगा रेसलमेनिया में। और इतने टाइम से जो मैं आपको बोल रहा था ना कि किसी न किसी मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई हेल इन सेल वाली स्टिपुलेशन डालने वाली है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसी मैच के लिए उस हेल इन सेल वाली जो स्टिपुलेशन है उसको प्लान किया है। अब देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कल के शो में इस चीज़ को ऑफिशियल कर देती है, क्योंकि अब वैसे भी ज़्यादा टाइम रहने की, और पता है कि ड्रू वर्सेस
वर्सेस जेकब फर्टो का मैच होगा, तो इस इतनी ऑब्वियस चीज़ को WWE को और ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे रोमन रेंस अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, आपको भी देना चाहिए। प्रोटीन इनटेक अपना करो फिक्स। डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिलेगा, आरपंत वाला कोड यूज़ करते हो तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।